हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एयरटेल ब्लड गैस। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि एयरटेल ब्लड गैस होता क्या है। जैसे कि आप में से बहुत सारे जानते होंगे या कुछ ऐसे भी जो जानते नहीं होंगे कि एबीजी एक्चुअल में है क्या। एबीजी एक ऐसा हमारा ब्लड टेस्ट है जिससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, जिससे हम मेजर कर पा रहे हैं ऑक्सीजन लेवल, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल मेजर कर पाते हैं, या तो हम अपने बॉडी में जो अपने ब्लड का पीएच है उसको चेक कर पाते हैं। ठीक है जी। तो ये एबीजी हमारा वो टेस्ट हो रहता है ब्लड का जिससे क्या हम अपने बॉडी का, अपने ब्लड का ऑक्सीजन लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड या तो हमारे ब्लड का पीएच बैलेंस जान सकते हैं। ठीक है, एबीजी में आपको याद रखना है कि ये जो सैंपल है ये हम कहाँ से करते हैं, हम हमेशा आर्टरी से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, ये हम जो सैंपल है ये आर्टरी से लेते, कभी भी ये वीन या कैपिलरी से नहीं ले लेते। ठीक है, इस सैम्पलिंग को एयरटेल ब्लड गैस सैम्पलिंग को कभी कभी कंफ्यूज किया जाता है ब्लड गैस सैम्पलिंग के साथ। किसके साथ? ब्लड गैस सैम्पलिंग। ये जो ब्लड गैस सैम्पलिंग है ये वो सैम्पलिंग है जो हम किसी के भी साथ ले सकते हैं। जैसे ये हम आर्टरी से भी ले सकते हैं, ये हम वेन से भी ले सकते हैं और ये हम कैपिलरी से भी ले सकते हैं। ठीक है, बट जो हमारा एबीजी है इसको हम स्पेसिफिक आर्टरी से ही लेते हैं। ये आर्टरी से बगैर हम किसी भी चीज़ से नहीं ले सकते। हम किस किस आर्टरी से ले सकते हैं, कौन कौन साइड से ले सकते हैं, वो में हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगला आ जाते हैं हम सैम्पलिंग। जो भी हमारा जो नर्सिंग का मेन फंडा रहता है वो हमारा रहता है एबीजी सैम्पलिंग। ठीक है ना, और जो हमारे नॉर्सेट में या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं वो सैम्पलिंग के रिगार्ड पूछे जाते हैं। और सैम्पलिंग के हमारे पास कुछ वो डाटा देती तो हमें वो उनको इंटरप्रेट करके बताना होता है। तो आगे जो लेक्चर प्रोसीड होएगा आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ आएगा कि हम इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं। अभी जो ये लेक्चर का ना, ये लेक्चर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चल रहा है। ठीक है ना, तो एबीजी सैम्पलिंग के लिए आप हमेशा याद रखेंगे हमें क्या चाहिए, 2 ml हिपेरेनाइज्ड सिरिंज। ठीक है ना, हमेशा हमें इसके लिए चाहिए 2 ml हिपेरेनाइज्ड। इन केस अगर हमारे पास हिपेरेनाइज्ड नहीं है तब भी हम क्या करेंगे, तब भी हम 2 ml का, इफ़ नॉट अवेलेबल तब भी हम क्या करेंगे, हम 2 ml का एक सिरिंज लेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको हम हिपेरेनाइज करेंगे। हिपेरेनाइज अब कैसे करेंगे, हम एक वायल लेंगे उसमें से हम 1 ml या 0.5 ml वो लेंगे, इंसुलिन लेंगे, उसको पूरा प्लंजर को पुल आउट करेंगे। जब भी वो लास्ट तक जाएगा तो फिर हम उसको उस हिपेरिन को हम वापस उसी वायल में डाल देंगे। तो हमारा क्या हो गया, हमारा सिरिंज पूरा क्या हो गया, हिपेराइज। उसके बाद हम सैम्पलिंग ले सकते हैं। ठीक है ना, तो कितना सैंपल लें ये भी है कि सैंपल कितना लेना आता है। जो हमारा होता है आइडियली हमें कितना लेने पड़ते हैं, 2 ml। आइडियली हमें 2 ml ही लेने पड़ते हैं, बट अगर हम इनके से मिनिमम लेते हैं तो मिनिमम हमें लेने पड़ते हैं 1 ml। ठीक है ना, मिनिमम हम 1 लेवल लेते हैं, लेकिन आइडियली हमें लेने चाहिए, कितने लेने चाहिए, आइडियली हमें लेने चाहिए 2 ml सैंपल के, हमें लेने चाहिए 2 ml सैंपल के। ठीक है जी, ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो है एयरटेल ब्लड सैम्पलिंग के, ये तो देख लिया आपने कि मिनिमम हमें 1 ml लेना पड़ता है, और जो आइडियल हमारी होती है इसकी क्वांटिटी वो कितनी होती है, वो 2 ml की होनी चाहिए। ठीक है ना, अब ये कि हम देखो कुछ मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, हमें कैसे पता लग जाएगा कि एयरटेल ब्लड और वीनस ब्लड में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। एयरटेल ब्लड जो होता है वो हमेशा आपका क्या रहता है, वो ब्राइट रेड रहता है, और जो वीनस रहता है वो थोड़ा सा डार्क रहता है।
ठीक है। और जो एट्रियल ब्लड हमारे पास होता है वो हमेशा ना उसका प्रेशर ना हमेशा हाई रहता है। क्या रहता है? हाई प्रेशर रहता है, और इसका उतना प्रेशर रहता नहीं। तो इस वजह से जब भी हम सैंपल लेते हैं तो सैम्पलिंग लेने के बाद हमें क्या करना होगा, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट करके लिख लीजिए। जब हम सैम्पलिंग लेते हैं तो सैम्पलिंग होने के बाद हमें 5 मिनट प्रेशर अप्लाई करना है उस साइड पे। कितना? 5 मिनट प्रेशर अप्लाई करना है हमें उस साइड पे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं चाहे तो हाईलाइट भी इसको मैं कर रहा हूँ। इस वाले पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो हमें कितने लेने हैं? 5 मिनट का प्रेशर हमें उस साइड पे कंटिन्यूसली देना है जिस साइड से हम ये सैम्पलिंग ले रहे हैं। ठीक है। तो अभी सैम्पलिंग कंसंट्रेशन में आप ये सुनिए कि हम सैम्पलिंग कंसंट्रेशन में क्या, जैसे आपने सैंपल ले लिया, आपको ये ध्यान रखना है जब आपने ले लिया आपको तुरंत की तुरंत इसको देना है, लैब में भेजना है। अगर आपने लैब में नहीं भेजा तो क्या होगा, हमारे जो सैम्पलिंग में होती है उसमें हो जाती है ऑनगोइंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जब हमारे सैम्पलिंग में सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाती है तब क्या होता है, उसमें हमें जो वैल्यूज़ हैं वो इनएक्यूरेट मिल जाती है। इनएक्यूरेट क्या मिलता है हमें लो ऑक्सीजन मिलने लगता है वहाँ पे, या हमें हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स मिले। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इसको हाईलाइट करके रिमेंबर रखना है, ठीक है जी। तो आगे आते हैं हम कि एबीजी सैम्पलिंग में हम जो है साइट्स कौन कौन से यूज़ करते थे। देखो मेजर में आपको 3 साइटें बता दूंगा जिससे हम करते हैं। हम रेडियल देख कर सकते हैं, हम ब्राइकल से कर सकते हैं, और हम फेमोरल से कर सकते हैं। वेरी गुड। अब बात है कि रेडियल, जब हम रेडियल पंक्चर करते हैं तो वो हम कितने पे करते हैं। तो हमेशा याद रखिए जो रेडियल पंक्चर है वो हम 45 डिग्री पे हम कर देते हैं। और जब हम ब्रेकियल करते हैं हम ये 60 to 90 डिग्री जब होता है हमारा 60 to 90 डिग्री हम इसको क्या करते हैं, पंक्चर करते हैं साइड को। और जो हमारी फेमोरल होती है उसको हम ऑलवेज़ कहाँ जगह पे करते हैं, 90 डिग्री पे हम उसको फेमोरल को पंक्चर कर देते हैं, ठीक है जी। ये हो गई साइड्स की बात। और एक कंसिडरेशन है इसमें कि जैसे वैसे तो कोई स्पेसिफिक कंट्राइंडिकेशन नहीं है, नो कंट्राइंडिकेशन, ठीक है ना। स्पेसिफिक कोई कंट्राइंडिकेशन है नहीं एबीजी सैम्पलिंग की, बट इन केस अगर कोई प्रिकॉशन हम बोल सकते हैं कि प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन कौन कौन सी है? हम पीवीडी जैसे पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं उनमें हम प्रिकॉशन करके केयर करके ये सैंपल लेते हैं। या तो कोई ड्रग एडिक्ट होगा क्योंकि उनकी जो आर्टरीज होती है बहुत ही फ्रैगाइल होती है, मतलब ये जान लिया आपकी उन ब्रूज़ बहुत ही इजीली हो जाती है वो जो ड्रग एडिक्टेड पेशेंट्स हैं। या तो हम चाइल्ड में हमें भी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है कि चाइल्ड इसमें तो वैसे भी पेन तो होता ही है, तो प्रिकॉशन लेके हमें करना पड़ता है। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलएनएस टेस्ट, आपसे कभी कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मॉडिफाइड एलएनएस टेस्ट जो है इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो मॉडिफाइड एलएनएस टेस्ट को हम यूज़ किस में करते हैं, हम एबीजी सैम्पलिंग में। अब एबीजी सैम्पलिंग में हम इसको कब यूज़ करते हैं? एबीजी सैम्पलिंग में हम एबीजी सैम्पलिंग करने से पहले हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। हम एबीजी सैम्पलिंग करने से पहले हम इसको यूज़ करते हैं, और उसको परफॉर्म करने का जो तरीका है वो मैं आपको इस लेक्चर में, इस वीडियो में और इस स्लाइड में बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये कौन सी होती है,
और ये आर्टरी कौन सी है, सॉरी नॉट दिस, दिस, ठीक है ना। ये आर्टरी कौन सी होती है और ये आर्टरी कौन सी होती है। आपको जो पता है, हमारे जो ये आर्टरी होती है, ये होती है रेडियल आर्टरी। कौन सी, रेडियल होती है, और ये हमारी होती है अल्नर आर्टरी। अब हम इसको परफॉर्म क्यों करते हैं, पहले तो ये जानना कि हम इसको परफॉर्म क्यों करते हैं। जब भी हम एलन टेस्ट करते हैं तो हम, आपको पता है कि हम आर्टरी को पंचर कर रहे हैं। आर्टरी को पंचर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जो ब्लड सप्लाई हमारे हैंड्स को, हमारे फेरेंजेस को जा रही है, वो कि इंटरप्ट हो रही है। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि जो, अगर हम रेडियल आर्टरी पंचर करते हैं तो हमारी जो अल्नर आर्टरी है वो पेटेंट रहे, उससे ब्लड फ्लो चलता रहे ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसलिए हम परफॉर्म, कैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप इसमें इमेज में देख रहे होंगे कि पेशेंट की जो हैंड है उसको हम बोलते हैं, आपको अपना जो हाथ है वो आपको मोड़ना है, फिस्ट को आपको क्लेंच करना है, ठीक है ना। तो हम आर्टरी को पाल्पेट करके और अल्नर आर्टरी को पाल्पेट करके हम क्या करते हैं, हम इन दो आर्टरीज को पाल्पेट फील हम करते हैं। तो हम इन दोनों को भी थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं। फिर हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि आपको अपना जो हाथ है आपको ये लाइटली स्लाइटली ओपन करना है, आराम से खोलना है। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, हम अल्नर, ये याद रखना हम प्रेशर रिलीज़ किस आर्टरी का कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, हम अल्नर आर्टरी का, हम अल्नर आर्टरी का जो प्रेशर है, हम अल्नर आर्टरी का जो प्रेशर है वो रिलीज़ करते हैं। क्यों, हमें इसमें अब टाइम, इसमें हमेशा ना टाइम ड्यूरेशन पूछी जाती है, अगर पूछी गई तो वैसे पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 से 15 सेकंड में आपका क्या है, आपका जो हाथ है उसमें जो वापस जब वाइट हो जाएगा, पहले जब आप ये करते हो तो इसमें जो कलर डिफरेंसेस है, जैसे कलर डिफरेंस वो गायब होनी चाहिए 10 से 15 मिनट में। पेशेंट का जो है कलर वापस आना चाहिए अपना हैंड का 10 से 15 सेकंड में। अगर तो नहीं है, अगर तो पेशेंट का 10 से 15 सेकंड में पेशेंट का जो ब्लड है हमें लगा कि हाँ पेशेंट का ब्लड जा रहा है, तो उसको कहते हैं हम पॉजिटिव एलएनएस टेस्ट। और यहाँ पे जो ये हैं पॉजिटिव एलन टेस्ट, ये हमारा बिल्कुल, जब भी हम पॉजिटिव बोलते हैं दैट मीन्स कि ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर इन केस ये 10 से 15 सेकंड में नहीं आया, ठीक है ना, 10 से 15 सेकंड में नहीं आया, तब हम क्या बोलते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमारा जो एलन टेस्ट है वो नेगेटिव आया। दैट मीन्स नेगेटिव एलन टेस्ट का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि हमें एट्रियल आर्टरी को पंक्चर नहीं करना है, नो पंक्चर, समझ रहे आप, हमें एट्रियल आर्टरी को पंक्चर नहीं करेगा। तो इन नटशेल केस आप समझ रहे होंगे, मॉडिफाइड एलन टेस्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। हम ये बिफोर द रेडियल सैम्पलिंग, बिफोर हम जो एबीजी सैम्पलिंग करते हैं, बिफोर उसके करते हैं। क्यों करते हैं, हम ब्लड की जो एट्रियल सप्लाई है वो चेक करते हैं कि जब हम टेस्ट परफॉर्म करें तब हमारे ब्लड की जो हाथ की जो एट्रियल सप्लाई है वो इंटरप्ट ना हो। हम किस किस आर्टरी को प्रेशर कर रहे हैं, प्रेशराइज करें, हम रेडियल आर्टरी को, अल्नर आर्टरी को। पेशेंट को बोलेंगे अपना हाथ बंद कर दीजिए, फिर हम पेशेंट को बोलेंगे आप अपना हाथ खोल दीजिए और हम अल्नर जो आर्टरी है उससे हमारा प्रेशर हटा देंगे, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि ब्लड सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर तो हो रही है, अगर तो कलर चेंज आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है और वो बिल्कुल नॉर्मल है। इन केस अगर 10 से 15 सेकंड में ये कलर इसका वापस नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं कि नो पंक्चर, हमें क्या करना है, हमें इस आर्टरी को पंक्चर नहीं करना है क्योंकि ये नेगेटिव आया है टेस्ट, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आते हैं जो मेन हैं, जब हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये चीज़ें आपको ना बहुत ही हाईलाइट करके याद करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करके आपको याद करनी पड़ेगी। ये पहला जो हमारा पीएच का नॉर्मल वैल्यू रहता है वो कितना रहता है। हमारे जो पीएच का नॉर्मल वैल्यू है
7.35 से लेके 7.45 रहता है। ये आपको ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अपने दिलो दिमाग से याद करने पड़ेंगे, इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल है, इसके बगैर तो काम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने पीछे पॉइंट्स बताए, जो मैं आगे बताने वाला, आप ये समझिए, ये इस पॉइंट से आपको कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपका सॉल्व हो ही जाएगा, अगर तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एम कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा जो है हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 75 से 100 mm/Hg। अब mm/Hg का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है ना, 75 से 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इसका नॉर्मल है। हमारा जो थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट वैल्यू है ABG के रिलेटेड, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी हमारे पास जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 35 से 45 mm/Hg। अगेन मैं कह रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा, ये पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको इनको बहुत ध्यान से याद रखना पड़ेगा। जो अगला हमारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है बाइकार्बोनेट लेवल, जो कि एक बेस है। बाइकार्बोनेट लेवल एक बेस है, इसकी नॉर्मल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 22 से लेके 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है ना। ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो कि मैं एज्यूम कर सकता हूँ और इतना तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है कि ये हमारे हर एक मेडिकल स्टूडेंट को पता होना चाहिए, या पता होगा कि 95 to 100 इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अब आपने ये वैल्यूज़ याद रखे, कौन कौन से हमारे जो pH की नॉर्मल वैल्यू है वो है 7.35 से लेके 7.45, और हमारे PaCO2 की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 35 से लेके 45 mm/Hg, और PaO2 की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, वो है 75 से 100। और हमारे O2 ऑक्सीजन सैचुरेशन की लेवल कितनी है, ऐसे O2 की नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है, 95 से 100। ठीक है, और एक है, कौन से रह गए, हाँ बाइकार्बोनेट, HCO3 की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 22 से 26। तो मैं लेक्चर ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आपको साथ के साथ याद हो जाए, इसलिए मैं ये फिर से रिपीट लिख रहा हूँ, वरना मुझे भी दिख रहा है कि ये तो मैंने ऑलरेडी नोट डाउन यहाँ पे किया है। फिर से पढ़ेंगे, जो मैं आपको बताऊँ मेरे हिसाब से मेन इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, मेन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है ये वाला, pH 7.35 से लेके 7.45, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि H पॉजिटिव रिलीज़ करता है, जो कि हम मानते हैं कि ये एक एसिड का काम करता है। ठीक है ना। और बाइकार्बोनेट लेवल 22 से लेके 26, ये भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये तीन तो आपको कभी बोलने नहीं, ये वो दो तो आप सबको पता होंगे, ये तीन आपको बोलने नहीं है। इन तीनों का ही सबसे बड़ा खेल है, जो कि हमें क्वेश्चन हमारे सॉल्व करवा देता है। ठीक है, तो अब चलिए जो मेन पार्ट हमारा आ गया कि हम एनालिसिस कैसे करें। हम मॉडिफाइड ये हैं, क्या कहते हैं इसको, एट्रियल ब्लड गैस सैम्पलिंग, जो हम इसकी एनालिसिस कैसे कर पाए। तो इसके लिए मैंने जो पढ़ी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो पढ़ी होगी, हमारे पास इसकी एक ट्रिक है जो कि शायद में भी सबको पता है, ROME। कुछ नहीं है, कोई मैंने रॉकेट साइंस लिखा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल है। अब हमेशा याद रखेंगे, रेस्पिरेटरी, R से रेस्पिरेटरी, O से अपोजिट, M से मेटाबॉलिक, E से इक्वल।
ठीक है ना। अब ये क्या बताया आपने कि रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वली, तो कोई सेंस ही नहीं रखता। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए, अभी आप इतना याद रखिए, रोम की फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। अभी आप ये बताइए, और रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक ये क्या चीज़ है, ये भी आप कंफ्यूज हो जाएगी, ये रेस्पिरेटरी क्या है, मेटाबॉलिक क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मैं आगे बताता पूरा जाऊँगा। एबीजी सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कि एबीजी जो सैम्पलिंग है हम किस लिए कर सकते हैं, हमारा क्या फ़ायदा है इससे, कि अगर हम एबीजी सैम्पलिंग तो पेशेंट को फ़ायदा क्या हो रहा है। पहला फ़ायदा, अगर कोई रेस्पिरेटरी इलनेस है, रेस्पिरेटरी इलनेस है, तो हमें अपने जो ब्लड की या पेशेंट की ब्लड की जिस पे हम परफॉर्म कर रहे हैं उस ब्लड से क्या हमें पता चलते हैं, उसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट, उसमें ऑक्सीजन कितना है, उसमें पीएच कितना है, और उसमें बाइकार्बोनेट की लेवल कितनी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कितनी है। ठीक है ना, ये उन्हें पता चलता है कि आपको पता है कि रेस्पिरेटरी जो पेशेंट हैं उनको वो ऑक्सीजन के मामले में हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, या कार्डियक वाले पेशेंट भी इसमें आते हैं। कार्डियक पेशेंट्स में भी हमें ये, या तो आप देखा होगा, या अगर आप स्टाफिंग कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि वेंटी वाले पेशेंट्स पे भी हम एबीजी रूटीनली परफॉर्म करते हैं, जो वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि उनको हम ऑक्सीजन देते रहते हैं, तो हमें उनकी कार्बन डाइऑक्साइड या बहुत ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हम उनसे पता कर देते हैं। ठीक है ना, ये है एबीजी सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं। तो आगे हमारा आता है कि हमने जो पढ़ा था रोम, जो हमने क्या पढ़ा था कि रोम है क्या चीज़। ठीक है ना, रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, याद हो गया, रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। ठीक है, तो हम जैसे मैं आपको क्या बताऊं इसमें, अब हमेशा चलो एक हम वो लिखते हैं, अगर किसी पेशेंट का पीएच हमारे पास 7.37 है और उसकी हमारे पास PaCO2 की वैल्यू 60 है और बाइकार्बोनेट की वैल्यू 34 है। अब आपको समझ आएगा कि ये जो मैंने बताया था ये रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल ये चीज़ है क्या। अब सुनिए मेरी बात, एक पेशेंट आया, उसका आपने एबीजी करवाया, एबीजी में आपको पता लगा उसका जो पीएच है वो 7.37 है, और आपने जो आपका जो एबीजी में CO2 आया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो 60 आया है, और SCO3 उनका क्या आया, 34। अब हमेशा याद रख लीजिए हमारे बॉडी में कंपनसेशन मैकेनिज्म्स वर्क करते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हमारी बॉडी में एसिड ज़्यादा होता है तो आइडियली क्या होना चाहिए, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, हमारी बॉडी उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करती है, बेस सिक्रेट करती है, बेस हमारे बॉडी में बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो ये हो गया कंपनसेशन, इसको हम क्या कहते हैं, कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन हम वर्ड तब यूज़ करते हैं जब हमारी बॉडी में कोई एक डिविएशन या कोई एक एबनॉर्मल वैल्यू आए और हमारी बॉडी नेचुरली उसको फाइट करने के लिए जो उसका अपोजिट वैल्यू है या जिससे वो कंपनसेट हो सकता है वो कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, हम प्रोसेस को बोलते हैं कंपनसेशन। ठीक है ना, सेम हमारे ब्लड गैसेस के साथ भी होता है, सीधा हमारे एट्रियल ब्लड गैस के साथ भी होता है। हमारी बॉडी क्या करना चाहती है, कंपनसेट। अब कंपनसेट क्या होता है, कैसे करती है, आप यहाँ सुनिए। अब 7.35 से लेके 7.45 मैंने बताया था आपको हमारे पीएच की नॉर्मल वैल्यू रहती है। अब देखिए 7.35 हो गया, अब 7.35 ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 7.35 से लेके 7.45 तक। ठीक है, ये नॉर्मल आ गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू आप बताइए कितनी थी, शाबाश। देखो मैंने इसीलिए बोला था ये हाईलाइट करके लिखिए, इसकी हमारी वैल्यू पास होती है 35 से लेके 45 तक। ठीक है, mm ऑफ SG ये आप खुद ही याद रखिएगा। और हमारी जो बाइकार्बन की वैल्यू रहती है वो रहती है 22 से लेके 26। अब ये जो है ये हमारे इस रेंज में आता है, हमने बोला ये तो नॉर्मल है हमारे बॉडी में, तो ये नॉर्मल है। अब हम रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल कहाँ अप्लाई करें, सुनिए।
ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारा क्या है 65 से ज़्यादा है, तो दैट मीन्स हमारा जो है ये इंक्रीज़ हुआ है, ठीक। और मेटाबॉलिक क्या है, मेटाबॉलिक भी इंक्रीज़ हुआ, 26 था अब इसने भी होना शुरू कर दिया है, मतलब ये भी ज़्यादा हो गया है। क्या मतलब बनता है, पीएच क्या है नॉर्मल, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या हुई थी, बढ़ गई थी, कितनी बढ़ेगी 60। और उसको कंपनसेट, देखो हमारी बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे रिलीज़ करता है जब CO2 और H2O मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं H2CO3, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे रिलीज़ करता है H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव। तो दैट मीन्स अगर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो ये हमें ले जाती हैं H पॉजिटिव इंक्रीज़ होना। तो H पॉजिटिव जब इंक्रीज़ होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, अल्कलोसिस होता है, एसिडोसिस होता है। H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, एसिडोसिस ही होगा, ठीक है ना। जब भी हमारी बॉडी में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो हमारा क्या होता है, एसिडोसिस होता है, ठीक है। अब CO2 हमारा क्या है यहाँ पे बड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में क्या ज़्यादा हुआ था, H पॉजिटिव। अब इसको कंपनसेट करने के लिए क्या यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, हमारी बॉडी ने अपनी तरफ से क्या कोशिश की है कि मैं बाइकार्बोनेट बेस जो है मैं इसको बढ़ाऊँ ताकि जो CO2 से एसिड बन रहा है उसको मैं न्यूट्रलाइज़ कर पाऊँ, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या बढ़ा है, HCO3 बढ़ गया है। तो दैट मीन्स देखो रेस्पिरेटरी पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड को आपको देखना है। रेस्पिरेटरी आपको ये तो नॉर्मल है, ठीक है ना, इसने कंपनसेट किया था। अब इसने कितना क्या इसने पीएच नॉर्मल लाया, हाँ लाया, क्योंकि इसने देखो ये ऊपर आया था 3.4, ये ऊपर आया था तो इसने भी ऊपर आने की कोशिश की HCO3 ने, PCO2 ऊपर आया था, HCO3 ने ऊपर कोशिश की आने की, ठीक है ना, या ये आ चुका है तो इसने तो पीएच को नॉर्मल कर, दैट मीन्स इतना कंपनसेट हुआ है, ठीक है ना, कंपनसेट हुआ है। ताकि क्योंकि कंपनसेट आपको कब लगे कि पेशेंट कंपनसेट हुआ है, तब आपको लगेगा पेशेंट कंपनसेट जब आपका पीएच नॉर्मल हो जाए, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पीएच तो नॉर्मल हो चुका है, हाँ CO2 बढ़ा था बट उसको साथ के साथ कंपनसेट करने के लिए HCO3 बढ़ गया है, ठीक है ना। तो ये कंपनसेट तो हुआ। अब ये हम पता लगाएंगे ये कंपनसेट तो हुआ कौन सा हुआ है, रेस्पिरेटरी हुआ है, मेटाबॉलिक हुआ। अभी रेस्पिरेटरी कंडीशन है या मेटाबॉलिक, सुनो देखो हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी अपोजिट। तो 7.35 से लेके 7.45 तक हमारा नॉर्मल है, 7.37 आया तो ये किसके क्लोज है, ये आप मान लो ये क्लोज है 3.5 के। नॉर्मल वैल्यू हम लेके चलते हैं ना, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा 7, तो ये क्लोज किसके आ रहा है, मान के चलो, आप एज्यूम करके चलो ये शायद डिक्रीज़ हुआ था। अगर हमारा पीएच डिक्रीज़ होता है तो उसका मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में एसिड बन गया, दैट मीन्स हमारा क्या है, एसिडोसिस। अब मान के चलो ये एसिडोसिस था हमारे पास, ठीक है ना। अब एसिडोसिस क्योंकि इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो किसके बगल में आता है, किसके आसपास आता है, 735। अगर 7.35 से नीचे आ रहा है हमारा वैल्यू तो हम उसको क्या कहेंगे, एसिडोसिस। अगर हम 7.45 से ऊपर हमारा कोई वैल्यू आता है हम उसको कहते हैं अल्कलोसिस, ठीक है ना। जितनी बेस कम उतना ज़्यादा है, जितना H पॉजिटिव कंसनट्रेशन ज़्यादा उतनी एसिडोसिस, जितनी H कंसनट्रेशन कम उतनी अल्कलोसिस, ठीक है। अब हमारे क्या यहाँ पे हमें पता लग गया ये तो इसके क्लोज, शायद हमारे बॉडी में एसिडोसिस हुआ था, ठीक है ना। अब हमें ये नहीं पता कि ये रेस्पिरेटरी है मेटाबॉलिक है, तो हम देखिए कि पीएच को कंपेयर करेंगे किसके साथ, H3CO, हम पीएच को कंपेयर करेंगे CO2 के साथ, ठीक है। तो जब हमने देखा पीएच तो क्या था नीचे, ये CO3 क्या था ऊपर, तो हमें क्या लगा, रेस्पिरेटरी अपोजिट। पहले हमें हमेशा कंपेयर, रोम में हमेशा हमें कंपेयर करने हैं पीएच और CO2 को कंपेयर करना है। आपने देखा पीएच क्या था, नीचे था, ठीक है ना, तो ये इसके अपोजिट में ऊपर चला गया, तो ये क्या आ गया, अपोजिट आ गए ना। जब हम अपोजिट आ गए तो हमें पता है जो अपोजिट आती है, जब पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड अपोजिट है तब हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, रेस्पिरेटरी, ठीक है ना। तो हमें क्या पता चला, रेस्पिरेटरी है, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी। नीचे में थोड़ा सा इसको
आपको पता है कि ये रेस्पिरेटरी कंडीशन थी। अब रेस्पिरेटरी कंडीशन में कौन सी कंडीशन थी? एसिडोसिस। क्यों? हमारा जो पीएच है 7.35 नॉर्मल तो है बट 7.35 के नज़दीक में था, हम इसलिए कहते हैं कि एसिडोसिस है। देखो मोस्ट ऑफ हमने क्या आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया, हमें पता चला कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस था, वो भी हमें पता है। तब तो पीएच तो नॉर्मल वैल्यू है, दैट मीन्स कंपनसेटेड। तो हम क्या कहेंगे? फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। क्या है? फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आया तो हम दूसरी एक प्रॉब्लम लेते हैं। आप याद रख लीजिए, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने के लिए मैं आपको ना 2 टर्म्स आप याद रख लीजिए। एक है रेस्पिरेटरी, एसिडोसिस, दूसरी है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, चौथी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सॉरी तीसरी, and fourth one is metabolic alkalosis। ठीक है, ये 4 टर्में आप समझिए, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। रेस्पिरेटरी में हमारे पास 2 कंडीशन हो सकती है, या तो एसिडोसिस हो सकती है या तो अल्कलोसिस। अब कंपनसेटेड है, नहीं कंपनसेटेड है या पार्शली कंपनसेटेड है, वो हम अलग से देखेंगे। कंपनसेटेड के जब भी आपका पीएच, देखो जब भी आपका पीएच नॉर्मल होगा, नो मैटर कि आपका CO2 क्या है, HCO3 क्या, अगर पीएच आपका नॉर्मल है, आप हमेशा कहोगे कि ये फुल्ली कंपनसेटेड है। आप हमें नहीं, फुल्ली नहीं, आप हमेशा ये कहोगे कंपनसेटेड है। ठीक है ना? आप हमेशा कहोगे कि ये क्या है? कंपनसेटेड है। यूँ तक कि आप हमेशा कहोगे ये फुल्ली कंपनसेटेड है। जब भी आपका पीएच नॉर्मल होगा, नो मैटर कि आपका HCO3 और CO2 लेवल क्या होगी, तो आप हमेशा देखोगे कि ये तो कंपनसेटेड है। अब अगर पीएच आपका नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना, अब हमेशा या तो वो पार्शली कंपनसेटेड होगा या तो वो अनकम्पनसेटेड होगा। ठीक है ना? या अनकम्पनसेटेड होगा या तो वो पार्शियली कंपनसेटेड होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये सब चीज़ें होती क्या हैं। टेंशन मत लीजिए, सब समझ आएगा, और एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान के चलिए हमारे पास एक पेशेंट आया जिसका आपने ABG करा और उसका आपको जो pH का वैल्यू है वो आपको मिल गया 7 पॉइंट कितना रखती है 32। ठीक है ना? आपका जो HCO3 की वैल्यू आ गई, वो आ गई 23 मान लीजिए, और आपका जो बाइकार्ब का आ गया, नहीं बाइकार्ब नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का है, वाटर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया, वो कितना आ गया, वो मान के चलिए आपका 54 मान के चलिए 54 आपका पास आ गया। ठीक है ना? अब हम इंटरप्रेट करते हैं कि ये देखिए ये कंडीशन है चीज़ की। पहले हम देखेंगे कि एसिडोसिस है अल्कलोसिस है। 7.35 से हमारा नॉर्मल रेंज स्टार्ट होता है, 7.35 से 7.45, दैट मीन्स ये 7.35 से कम है, तो हमें यही भी पता लग गया, पहला ही पॉइंट हम ये चीज़ देख के ही पता लगा ये क्या है भाई साहब, ये तो एसिडोसिस है।
चलो मान लिए तो एसिडोसिस। अब हमें पता करना है रेस्पिरेटरी है मेटाबॉलिक है, वो हम कैसे करेंगे? हम हमेशा क्या करते हैं, हम पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड को हम मेजर करते हैं। इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, ROME। हम देखेंगे पीएच जो है हमारा क्या है, कम है इस टाइम पे, तो इसकी सुई नीचे और, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू जो है हमारे पास हाई है। कितनी है नॉर्मल वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड की? शाबाश शाबाश, 35 से लेके 45 तक हमारी, और इसकी 7.35 से लेके 7.45। चलो आपको बहुत समझ आ रहा है, ठीक जा रहे हो, सही जा रहे हो। अब पीएच की कम जा रही है, इसकी आ गई, तो क्या आ गई, अपोजिट आ गई ना। तो हमें क्या पता चलेगा, ये तो रेस्पिरेटरी है, क्योंकि आर से क्या अपोजिट से क्या आता है, रेस्पिरेटरी अपोजिट। जो मेटाबॉलिक, अगर तो ये सेम होते तभी मेटाबॉलिक था। अब ये हमेशा हमें पता लग गया ये क्या है, ये रेस्पिरेटरी कंडीशन, क्योंकि पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा क्या, ये हमेशा नहीं, ये इस टाइम पे जा रहे हैं अपोजिट। तो अब हमें पता लगा कि ये क्या है, एसिडोसिस तो है, बट किसकी एसिडोसिस है, ये हमें पता चला ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अब एग्जामिनर तो बहुत शार्प होते हैं, वो तो आपके साथ खेलेंगे ही, वो आपको बताएगा, चलो आपने तो बताया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब इसी वैल्यू में बताओ ये कंपनसेटेड है, अनकम्पनसेटेड है या पार्शली कंपनसेटेड है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर तो आपका जो ये पीएच नॉर्मल आता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपके ये दो वैल्यूज़ क्या रहते हैं, अगर ये नॉर्मल रहता है आपका हो गया फुल्ली कंपनसेटेड। बट आप यहाँ देखिए ये क्या है, ये तो भाई साहब अपने से कम है, दैट मीन्स ये क्या है, अनकम्पनसेटेड है। अनकम्पनसेटेड तो है, ठीक है, पता लग गया हमें, ये तो अनकम्पनसेटेड है, क्योंकि जो हमारा जो है, एक सेकेंड, अनकम्पनसेटेड है। अब क्यों अनकम्पलसरी, क्योंकि पीएच भाई साहब तो अपनी नॉर्मल वैल्यू पे नहीं है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्या ये पार्शली कंपनसेटेड है या नहीं है। अनकम्पनसेटेड तो हमने बोला कि पार्शली तो नहीं है। हम उस चीज़ के लिए हम जाएंगे इस भाई साहब के पास, ये जो बाइकार्ब की लेवल है, हम इस भाई साहब के पास जाएंगे, हम बोलेंगे क्या भाई आपकी वैल्यू, तो वो कहेगा 23। हमें पता, हमें ढूंढना पड़ेगा कि HCO3 की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो हमें तो पता है HCO3 की नॉर्मल वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 22 से 24 रहती है, ठीक है, 22 से 26 रहती है इसकी नॉर्मल वैल्यू। तो इसका मतलब है ये तो अपनी ये तो हटा ही नहीं। तो हमें क्या पता चला, ये इससे तो कोई यूज़ ही नहीं, इसका तो कोई यूज़ नहीं, इसने तो कोई अपना काम ही नहीं किया। तो हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पे बन जाती है क्या, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड, या तो आप ऐसे बोल सकते हो अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। समझ आ गया। अब हम और एक प्रॉब्लम देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब समझ आने लग जाएगा। और एक हम प्रॉब्लम देखते हैं। आप मान के चलिए आपके पास और एक पेशेंट आ गया जिसके पीएच का वैल्यू आपको बताया गया कि इसके पीएच का वैल्यू है 7.44, ठीक है, इसको क्या हो रहा है, ठीक है, 7.44 आपको बताया गया। उसकी HCO3 जो है उसकी वैल्यू है 29, ठीक है। आपको बताया गया उसकी जो CO2 की वैल्यू है वो कितनी है। आप इसको बनाते हैं, हम कौन सा मेटाबॉलिक बनाते हैं, तो दैट मीन्स हम इसका जो हाँ इसका हम अगेन 52 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अब पहली बात हमें पहले क्या देखना है, पहले देखना हमें एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। कहाँ से पता लग जाएगा, इस भाई साहब को देख के। नॉर्मल वैल्यू क्या है 7.35 से लेके 7.45, तो ये क्या नॉर्मल है, हाँ नॉर्मल तो है, ठीक है। हमें दो चीज़ें इससे पता चला, एक तो फुली कंपनसेटेड है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे एसिडोसिस है अल्कोहल। हमें तो ये पता चला नॉर्मल, बट किसके नज़दीक में है 4-5, दैट मीन्स ये पहले क्या था, ज़्यादा था, अब शायद नीचे आया है। तो हमें क्या पता चला, ये तो अल्कलोसिस है,
अल्कलोसिस, ठीक है ना, वो है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। हम किन चीज़ को दो को कंपेयर करते हैं, शाबाश, हम पीएच और हाँ कार्बन डाइऑक्साइड को वैल्यू को मेजर करते हैं या इनको कंपेयर करते हैं। तो हमें पता है पीएच की वैल्यू क्या है, नॉर्मल तो है बट क्या हुई थी, शायद इंक्रीज़ हुई थी, तो क्या है ऊपर की तरफ। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या है, ये भी ऊपर की तरफ, क्योंकि इसकी हमारे पास नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है 35 से लेके 45, तो ये भी बड़ा है। तो हमें देखिए पीएच भी ऊपर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो मेटाबॉलिक हम फिर से वही फार्मूला यूज़ करेंगे रोम। तो हमें इस बार तो पीएच और वो इक्वल है ना, इक्वल क्यों है, इक्वल इसलिए इनकी वैल्यू इक्वल इसलिए इक्वल है ताकि इनकी डायरेक्शन सेम है, ये भी ऊपर जा रहा था, ये भी ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इक्वल। तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, मेटाबॉलिक, ठीक है ना। तो हमारी क्या बनेगी, मेटाबॉलिक। चलो हम हो गया हमारा ये वाला भी क्लियर। अब तो हमें पता लग गया ये तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। अब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस तो है, अब क्वेश्चनर ने ऑप्शन दिए रखे, अब ये बताओ कि ये कंपनसेटेड है, अनकम्पनसेटेड है, पार्शली कंपनसेटेड। तो मैंने आपको जनरल एक रूल बताया था, जब भी आप देखोगे कि हमारा जो है 7 पीएच जो है हमारा वो नॉर्मल है, आपको तुरंत ही समझना है नॉर्मल है तो ये फुल्ली कंपनसेटेड है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब कंपनसेटेड क्यों है, चलो इसका भी आपको मैं लॉजिक बता दूँ। देखो हमारी बॉडी में क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या हुई थी ज़्यादा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या हुई है ज़्यादा। आप ये देखिए ना, बेस बड़ी है, इस कार्बन डाइऑक्साइड भी अपनी वैल्यू से, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 22 से 26, तो ये भी तो कुछ वैल्यू बड़ा है। क्या पता इसके, क्या पता नहीं, यकीनन इसके बढ़ने से ही पीएच अपने नॉर्मल जगह पे आया है, वरना ये बड़ा होता अगर नहीं। तो दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। चलो और एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देते हैं। अब ये प्रॉब्लम मैं आप पे छोड़ देता हूँ, इस प्रॉब्लम को अब आप सॉल्व करोगे, मैं बस देखूँगा आप कितना इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ जिसमें कि मैं आपको बताऊँ, हाँ चलो पेशेंट का पीएच जो पीएच है वो कितना है, अब मान के चलिए 7.23 और HCO3 की वैल्यू जो है वो 29 दे रखी है, और बाइकार्ब की जो कितनी दे रखी है, इसको आप 25 मान लीजिए, और इसको आप मान लीजिए हमारे पास क्या बचा CO2 है ना, इसकी आप वैल्यू मान लीजिए हमारे पास है 31, ठीक है ना। पहली बात, अब चलिए बताइए एसिडोसिस या अल्कलोसिस कैसे देखोगे। हाँ सर हम कैसे देखेंगे, हम पीएच को चेक करेंगे। पीएच में क्या चेक करोगे, इसकी वैल्यू किसकी तरफ है, इसकी वैल्यू तो 7.3 से कम है, 7.35 से कम है, दैट मीन्स ये क्या है, एसिडोसिस है। हो गया एक पार्ट सॉल्व। जितना आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपके लिए आसान है। हमने तो देखा ये तो एसिडोसिस है। अब और एक बात, हमें कैसे पता लगेगा रेस्पिरेटरी है मेटाबॉलिक है, तो हम क्या देखेंगे पीएच और CO2 को, ठीक है ना, इन दोनों को देखेंगे। तो पीएच की वैल्यू क्या हो रही है 3.5 से कम, CO2 की वैल्यू क्या हो रही है 35 से कम, दोनों की डायरेक्शन में जा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों क्या है एक ही साथ जा रहे हैं। तो हमें पता है जो एक साथ है रोम में ROME में, तो इक्वल कौन जाता था हमेशा, मेटाबॉलिक। एक ही रास्ते पे कौन चलते हैं, मेटाबॉलिक। रेस्पिरेटरी तो अलग अलग भाग जाते हैं, उनका तो काम यही है, लेकिन मेटाबॉलिक हाथ में हाथ लेके चलते हैं, एक ही साथ हम चलते हैं। हमें तो भाई साहब एक साथ ही चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग जाए, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है,
अब हमें ये पता चला है ये तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब हमें जानना है कि ये फुली कंपनसेटेड है, पार्शली कंपनसेटेड या अनकम्पनसेटेड है, ठीक है ना। हम देखते हैं यहाँ पे, सुनो 7.23 तो है, ठीक है। अब उसके लिए हमें जाना होता है इस पे एसिडोसिस हुई है पेशेंट को, ठीक है ना, क्या ये वैल्यू कम हुई, क्या ये वैल्यू बढ़ी है, क्या बाइकार्ब की वैल्यू बढ़ी है। अगर तो ये कम हुई ना तो बाइकार्ब को क्या होना था, अगर हमारी बेस कम हुई तो इसको कम होना था ना, ताकि एसिड कम हो रहा है तो बेस भी कम हो। ये बायसा तो अपनी जगह रह गई, पीएच भी नॉर्मल रहे, तो ये हमारा क्या है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, बॉडी का तो कोई रोल नहीं, क्योंकि काय बाइकार्बोनेट तो कम हो नहीं रही है। तो ये हमारे पास आ गया अनकम्पनसेटेड। समझ रहे, अनकम्पनसेटेड कहाँ पे होगा, तब जब आपके बॉडी के जो 2 वैल्यूज़ कम होती हैं और तीसरा कोई पार्ट ही नहीं ले रहा है उसको ठीक करने में, तब हम बोलते हैं अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब हम और एक केस देखते हैं पार्शली का, ठीक है ना, कि अगर पार्शली कंपनसेशन वाला केस हो तो वो कैसे होता है, वो आप देख लीजिए। वो ऐसे होता है, कैसे, ऐसे जब हमारे पास एक पेशेंट की पीएच होगी कितनी, हम पार्शल वाला देख लेते हैं, है ना, 7.34, ठीक है ना। हम बाइकार्ब की वैल्यू जो है SCO3 इसको करते हैं 29, ठीक है, और CO2 की वैल्यू भी हम करते हैं कितनी करेंगे CO2 की वैल्यू को, हम इसको कम करते हैं, 19 लिख देते हैं, और CO2 को भी हम कम ही करते हैं, कम मीनस 35 से कम, तो 30 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब आप बता दीजिए कि ये क्या केस है। पहले आपको क्या ढूंढना है, एसिडोसिस या अल्कलोसिस है, 7.35 से कम है, दैट मीन्स 7.4 है ना, तो 3 पॉइंट कम से आपको क्या पता कम है, 7.35 से कम हो तो वो हमेशा क्या होता है, एसिडोसिस है। अब ये हमें देखना है कि रेस्पिरेटरी है मेटाबॉलिक, कैसे देखोगे, पीएच और CO2 को कंपेयर करके, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और दैट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, मेटाबॉलिक। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब हमें देखना है कि कंपनसेशन का क्या सीन रहा है यहाँ पे। कंपनसेशन के लिए हमेशा किस पे हम जाते हैं, हम हमेशा जाते हैं कंपनसेशन के लिए, हमेशा हम कंपनसेशन के लिए CO3 के पास जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे चला, ये तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन हुई थी, क्योंकि इक्वल जा रहे थे, ठीक है ना। तो इक्वल हमें पता है, इक्वल कौन जाता है, रोम में, तो रोम में हमेशा इक्वल जाते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, क्योंकि पीएच क्या है, 3.5 से कम। और कंपनसेशन का देखना है, क्या पीएच नॉर्मल है, नहीं है, क्योंकि 7.35 से कम है, बेशक ये एक ही है, 0.1 ही है कम, बट है कम, ठीक है ना। तो कंपनसेशन नहीं हुई है, ठीक। लेकिन अगर कंपनसेशन नहीं हुई है, क्या इसने कोई SCO3 ने कोई हिम्मत की थी इसको कम करने की। देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 22 से लेके 26, तो हाँ इसने तो की है। देखो बॉडी में हमारे क्या है, CO2 कम हो रहा है, दैट मीन्स एसिड तो कम हो रहा, एसिड बन रहा था ज़्यादा, ठीक है ना। तो एसिड कम हो रहा था हमारी बॉडी में, जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है वैल्यू कम हो रही थी, तो बेस ज़्यादा होनी थी, बट इसने कंपनसेट किया। इसने कंपनसेट कैसे किया खुद को, कि ये भी नीचे आया, ये भी कहा कि मैं तो अगर तो बेस एसिड कम बन रहा है, बेस भी कम ही बनना चाहिए, मतलब वो होगा अल्कलोसिस होगा। तो ये तो आया था नहीं, इसने तो अपनी कोशिश की थी, तो 22 से नीचे आया था, बट ये पीएच को नॉर्मल नहीं कर पाया। तो इन दैट केस वी से इट इज़ पार्शियली कंपनसेटेड, ओके।
पार्शियली कंपेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। समझ गए आप। अगर कोई भी क्वेरी है आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स वाले सेक्शन में आप कमेंट अपनी कोई भी जो क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना नहीं है या एबीजी रिलेटेड कोई सा भी किसी भी बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि हमसे सॉल्व नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको उसका सलूशन जो है वो प्रोवाइड कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और उन तक भेजिए जिनको एबीजी नहीं आती, जो एबीजी पढ़ना चाहते हैं, जो आपकी तरह इस पे मेहनत करना चाहते हैं। ठीक है, गुड बाय।